नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में जो घटनाक्रम घट रहे हैं इन मुद्दों पर। अरविंद केजरीवाल जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हर पार्टी दोषी है, इसे अलग करके न देखें। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय आपके इस आरोप को बल देता है, आप यानी कि आम आदमी पार्टी के इस आरोप को बल देता है कि भाजपा अपने चुनावी विरोधियों के खिलाफ केंद्र सरकार की एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में शामिल रहे हों और हो सकता है कि न भी रहे हों और उन्हें फंसाया जा रहा हो सकता है कि सरकार सच कह रही हो कि आपने घोटाले से बड़े पैमाने पर लाभ कमाया और फिर उस पैसे को गोवा चुनाव के लिए अपने कैंपेन पर खर्च किया, या हो सकता है कि आप सही कह रही हो कि केंद्र सरकार विपक्षी दल को कमज़ोर करने के लिए एक्साइज पॉलिसी मामले का उपयोग कर रही है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई घटना या वास्तव में ऐसा कोई घोटाला हुआ ही ना हो। मुझे सचमुच नहीं पता, क्या आपको पता है? और क्या हम में से कोई भी बता सकता है कि सच्चाई क्या है, जब तक कि अदालत सबूतों के आधार पर कोई फैसला नहीं देती। हालांकि अदालत अंततः जो भी निर्णय लेती है उसके बावजूद कुछ बातें कही जानी जरूरी है। सबसे पहले, भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत जो हम सभी को स्कूल में सिखाए गए थे, अब उनका पालन नहीं करते हैं। यह कहावत जो अधिकांश उदार लोकतंत्रों में आम है कि एक नागरिक दोषी साबित होने तक निर्दोष है, अब केवल पुराने ज़माने की लगती है और किसी भी तरह से हमारे कानूनी सिस्टम के लिए आवश्यक नहीं। लेकिन जैसा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि नियमतः जमानत दिया जाता है, जेल अपवाद है, वह अब थोड़ी पुरानी बात लगती है। स्पष्ट रूप से दृढ़ता से स्थापित ये सिद्धांत अब क्यों लागू नहीं होते? खैर, क्योंकि भारतीय सरकारों ने लगातार कानून पारित किए हैं या उनमें संशोधन किया है। हालांकि इन सिद्धांतों को सुरक्षित रूप से नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। यूपीए, पीएमएलए और कांग्रेस अक्सर कानूनों या संशोधनों को पारित करने के लिए अति सक्रियता का एक वास्तविक उदाहरण है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसे यूपीए के रूप में जाना जाता है, 1967 में पारित प्रारंभिक संस्करण को अपडेट करता है, लेकिन आतंकवाद से चुनौतियां बढ़ने के साथ ही इसे नियमतः रूप से बार बार संशोधित किया गया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार ने 2008 और 2012 में इस अधिनियम को मजबूत किया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने 2019 में एक बार फिर इसमें संशोधन किया ताकि पुलिसकर्मियों को किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की परवाह किए बिना व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की व्यापक शक्तियां मिल सकें। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम को 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था, लेकिन 2005, 2009 और 2014 में यूपीए सरकार द्वारा इसमें काफ़ी संशोधन किया गया था, जबकि कानून को लाने के पीछे का मूल कारण मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक वैश्विक कैंपेन था। नशीली दवाओं के कारोबार और माफिया गतिविधियों जैसे अपराधों की आय के मामले में कानून की व्याख्या इसके भारतीय स्वरूप में लगभग हर चीज को कवर करने के लिए की गई है। यदि अभियोजन पक्ष दृढ़ता से इसका विरोध करता है तो यह अधिनियम अदालत के लिए जमानत देना कठिन, यदि लगभग असंभव नहीं बना देता है तो यह सबूत बोझ आरोपी पर डाल देता है और जांच अधिकारियों को दिए गए बयानों को अदालत में स्वीकार्य मानता है। आमतौर पर पुलिस को दिए गए बयान अस्वीकार्य होते हैं जब तक कोई न्यायाधीश यह नहीं मानता कि सबूत पूरी तरह से अपर्याप्त हैं, जिस पर जमानत के चरण में निर्णय लेना कठिन है और अधिकांश न्यायाधीश मामले में इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालने के लिए अनिच्छुक हैं, तब तक अनियमित रूप से जमानत देने से इनकार कर दिया जाना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार यूपीए और पीएमएलए दोनों का दुरुपयोग कर रही है, जो सच हो भी सकता है, लेकिन यह कांग्रेस ही थी जिसने सत्ता में रहते हुए इन कानूनों में कुछ सबसे कड़े खंड पारित किए। इसलिए जब इन अधिनियमों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ
किया जाता है तो हमें यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जादुई तरीके से इसमें ला के डाल दिया है। अधिकांश पहले से ही इसमें शामिल थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जनता की नज़र फिर भी मुझे नहीं लगता कि चुनाव नज़दीक आते ही भाजपा केजरीवाल और अन्य लोगों के साथ जो कर रही है उसकी कोई मिसाल है। बहस के लिए मान लीजिए कि केजरीवाल वास्तव में शराब घोटाले में शामिल है, उनके भागने का खतरा नहीं है। यदि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करना चाहते तो उनके पास ऐसा करने के लिए काफ़ी समय था। शराब घोटाले में गिरफ्तारियां महीनों महीनों से चल रही हैं। केजरीवाल को चुनाव के बाद भी आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था, अभी उन्हें जेल क्यों भेजना? इससे आपके इस आरोप को बल मिलता है कि भाजपा अपने चुनावी विरोधियों के खिलाफ केंद्र सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यह कोई अलग दृष्टिकोण नहीं है। जब इंडिया टुडे ऑफ मूड ऑफ द नेशन पोल 2021 में लोगों से पूछा गया कि क्या भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो उनमें से 32% लोगों ने हाँ कहा था। हाल ही में देश का मिजाज सर्वेक्षण में यह आंकड़ा बढ़कर 32 से 46% हो गया। हालांकि यह मूल बात यह है कि इससे मतदाताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी मूड ऑफ द नेशन पोल में मोदी और भाजपा के लिए भारी बहुमत की भविष्यवाणी भी की गई थी। इसलिए एक सरकार जो ऐसे कानूनों का उपयोग करना चाहती है जो उसे लोगों को दोषी ठहराने के लिए पहले पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने की परेशानी के बिना उन्हें कैद करने की अनुमति देता है, उसके लिए यह आसान है। पिछली सरकारें पहले ही कानून पारित कर चुकी हैं और मतदाताओं को कोई आपत्ति नहीं है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि मतदाताओं को आपत्ति क्यों नहीं है। शायद आप केजरीवाल से पूछकर शुरुआत कर सकते हैं। जब उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन अन्ना हजारे के साथ मिलकर चलाया था तो कथित सरकारी भ्रष्टाचार पर उन्माद पैदा करके उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिल गई। उन्होंने कहा यूपीए पूरी तरह से भ्रष्ट और लोगों को भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नए कानूनों की ज़रूरत थी। सरकार ने केजरीवाल और उनके साथियों द्वारा तैयार किए गए लोकपाल विधेयक को क्यों नहीं अपनाया? लोगों ने केजरीवाल पर इस हद तक विश्वास किया कि उन्होंने और इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने कमोबेश कांग्रेस को ख़त्म कर दिया और मोदी के लिए सत्ता पर काबिज होने का रास्ता साफ कर दिया। ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने खुद इसमें कोई खराब प्रदर्शन किया हो। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में जीत हासिल करने के बाद अन्ना हजारे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अधिकांश साथियों को छोड़ भी दिया। यह पार्टी उनके तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों से उभरी थी। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर उनके निरंतर हमलों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के सनसनीखेज आरोपों के कारण उन्हें अपनी सीट गंवानी पड़ी और उनकी साख को भी ठेस लगी। केजरीवाल के आरोपों में से बहुत कम, यदि कोई हो, कभी भी प्रमाणित किए गए हों, ऐसे आरोप बहुत कम दिखते हैं केजरीवाल के लिए। मोदी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन का पूरा फायदा उठाया, उनके आरोपों को दोहराया और एक साफ सुथरी सरकार देने का वादा किया। हालांकि एक बार उनके निर्वाचन होने के बाद भाजपा ने इन आरोपों पर कार्रवाई करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया और उसी युग का सबसे बड़ा घोटाला 2G घोटाला मोदी सरकार द्वारा मामले में एक भी दोष सिद्धि प्राप्त करने में विफल रहा और अंत आते आते खत्म भी हो गया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि केजरीवाल ने भी अपने आरोपों को साबित करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया। जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया और आपने दिल्ली में जीत हासिल कर ली, लेकिन यह धारणा मजबूत हुई कि सभी राजनेता भ्रष्ट हैं। अगर नेताओं को बिना किसी अपराध के दोषी ठहराए जेल में डाल दिया जाए तो लोगों को अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता का मानना है वे इसके ही लायक हैं, क्योंकि सब नेता चोर हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी, झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, केंद्र की सरकार पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठा रही है। लेकिन अब जनता खुद निर्णय ले रही है। जनता खुद समझने लगी है कि जिस केजरीवाल ने 2011 में आंदोलन किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ, वही केजरीवाल आज कांग्रेस सरकार के साथ है।
और जितने आरोप केजरीवाल ने कांग्रेस सरकार पर लगाए उसमें से एक भी आरोप पर आज केजरीवाल बात नहीं करते हैं। और सेम यही कहानी भाजपा की है। भाजपा ने जितने आरोप लगाए, केंद्र की सरकार जो वर्तमान तात्कालिक केंद्र की सरकार जो विपक्ष की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार थी, जितने भी आरोप लगाए गए एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुए। लेकिन जनता तक ये बात पहुंचाने में बीजेपी सफल रही कि कांग्रेस चोर है, और यही काम केजरीवाल ने भी किया।